हर साल की तरह एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड के लिए आपके एग्जाम के लिए बेहतरीन टेस्ट सीरीज मेरे द्वारा बनाई गई ये परीक्षा एप्लीकेशन पर लॉन्च कर दी गई है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है परीक्षा एप्लीकेशन का, उसे डाउनलोड करके इस टेस्ट सीरीज को मात्र 87 रुपए के अंदर आपको मिल जाएगा। मेरे सारे क्वेश्चन जो मैंने तैयार किए हैं वो आपको वहां पर देखने को मिलेगा, पूरा पेपर मिलेगा, उसका सॉल्यूशन मिलेगा और इंडिया में क्या क्या रैंक आ रही है, कितने बच्चों के अंदर आप कहां खड़े हैं, वो सब इस एप्लीकेशन के अंदर आपको जब आप एग्जाम देंगे तो आपको देखने को मिलेगा। तो आप प्रैक्टिस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। यदि आपके अंदर जज्बा है और जुनून है एक सीट निश्चित करने का, तो इस टेस्ट सीरीज को आप भरोसा करके जरूर परचेज करें और सभी क्वेश्चंस को समय रहते आप फिनिश कर लीजिएगा। थैंक यू। पहला क्वेश्चन है इसके, माई मदर डैश फ्रॉम सर्विस 3 years अगो। यहाँ पर मेरी जो माँ है वो 3 साल पहले सर्विस से क्या रिटायर हो गई है। अब ये जो क्वेश्चन है वो कल आपको पता है एमपी जिल प्रेरी का ये क्वेश्चन है और इसके अंदर कॉन्सेप्ट को मैंने लिया है, बाकी इससे मुझे मतलब नहीं है कौन से पेपर में आया था। कॉन्सेप्ट को मैंने यहाँ पर लिया क्यों, कल उसका आंसर की आ गया है। अगर आपको पता नहीं तो याद देख लो, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। एमपी जिल प्रेरी का आंसर की आ चुका है। देखिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले आपको इस कॉन्सेप्ट को तो मैं 2 मिनट में बता देता हूँ। देखो, अगर कभी भी किसी लास्ट में क्या होता है, अगर अगो वर्ड आ जाए, एजीओ क्या आता है, एजीओ आ जाए ना अगो, तो हमेशा याद रखना वो पास्ट इंडेफिनिट को शो करता है। अब पास्ट इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है राम सर? इसका मतलब होता है अगर ये मान लो अगर ये सिंपल है तो सेकंड फॉर्म से इसका मतलब होता है, अगर ये नेगेटिव है तो डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इससे मतलब होता है। ठीक है ना, ये बहुत ज़रूरी टेंस होते हैं। अगर ये सिंपल सेंटेंस है मतलब इसमें कोई नेगेटिव नहीं है, कोई इंटेरोगेटिव नहीं है, तो फिर आपको सेकंड फॉर्म वहां पर फिल करना है। अगर वो नेगेटिव या इंटेरोगेटिव होता है तब आपको फर्स्ट फॉर्म फिल करना है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? अब ये बताइए, इसमें ये जो 4 ऑप्शंस दे रखे हैं इनमें सेकंड फॉर्म कौन सी है? तो सेकंड फॉर्म हो जाएगा रिटायर्ड। क्या रिटायर होगा? नहीं सर, ये तो फर्स्ट फॉर्म है। ये भी फर्स्ट फॉर्म से बना है, ये भी फर्स्ट फॉर्म से बना है, लेकिन स्पेशली ये क्या है, सेकंड फॉर्म है। ठीक है ना। अच्छा, इससे रिलेटेड और भी एग्जाम में जो पूछे जाते हैं वो मुझे याद रहे तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, एक नया वर्ड है, आप इसे लिख भी सकते हैं, ऑल्टर ईगो। देख सकते हैं यहाँ पर ये लिखा हुआ है ऑल्टर ईगो। ऑल्टर ईगो का मतलब आप जानते हैं क्या होता है? बताओ। देखो, सबसे पहले आप समझो, ऑल्टर ये तो एगो है लेकिन ये ईगो है। ईगो का मतलब एक होता है अहंकार, घमंड, यानी कि जब कोई कमजोर होता है, उसके पास नॉलेज अच्छी नहीं होती है ना, तो वो क्या करता है, ईगो होता है उसके अंदर, घमंड भरा रहता है, तो उसे बोलते हैं ईगो। ठीक है, अब ये बात है सर, ऑल्टर ईगो का मतलब क्या होता है, ये पूछा है क्या? ऑल्टर ईगो इसका मतलब होता है वेरी क्लोज फ्रेंड, ऐसा दोस्त जो आपके बिना रह ना सके, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो, तो वेरी क्लोज फ्रेंड उसे बोलते हैं ऑल्टर ईगो। ठीक है, अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने आपसे बोला कि ही इज माई ऑल्टर ईगो, इसका मतलब है ही इज माई, जिस मैंने बोला कि रोहित इज माई ऑल्टर ईगो, वो मेरा कैसा दोस्त है, बहुत क्लोज फ्रेंड है। ठीक है ना, मतलब अ पर्सन वेरी लाइक वन सेल्फ, जो बहुत ज्यादा प्यार करता है। जैसे मैंने एक और एग्जांपल दे दूं कि ही इज माई ऑल्टर ईगो, वी गो एवरीवेयर टुगेदर, यानी हम साथ साथ हर जगह पर जाते हैं। ठीक है, तो देखो ऑल्टर ईगो का मतलब हो गया वेरी क्लोज फ्रेंड। अच्छा, यहाँ पर देखो एक और देखो, ऑल्टर ईगो का मतलब इनसेपरेबल भी कह सकते हैं वैसे। इनसेपरेबल का मतलब होता है जिन्हें जुदा ना किया जा सके, जिनको अलग ना किया जा सके, राइट ना। मैंने आपसे बोला यू आर माई इनसेपरेबल फ्रेंड या फिर यू आर माई ऑल्टर ईगो, तो इसका मतलब वही है कि आप, हम दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी है। ठीक है ना, तो मैं बेसिकली जो आज के टाइम पर जो भी चलते हैं ना उनको भी मैं आपको बताते जा रहा हूं, जिन्हें अलग ना, मतलब दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड, जिन्हें अलग ना किया जा सके। ठीक है, तो ये आप याद रख लेंगे, जो भी है उसे आपको याद करना ही पड़ेगा। तो यहां पर मैंने आपको बताया कि इनसेपरेबल का मतलब क्या होता है, ये एक एडजेक्टिव होता है जिसको अलग ना किया जा सके, इनसेपरेबल फ्रेंड। ठीक है मुझे उम्मीद है कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा देखो, यहाँ पर एडजेक्टिव से बात हो गई है तो थोड़ा और भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपने देखा होगा जितने भी कलर होते हैं, जैसे मान लो ब्लैक है, रेड है, व्हाइट है, जितने भी कलर होते हैं ना, वो सब क्या होते हैं, जितने भी कलर होते हैं उन्हें बोलते हैं एडजेक्टिव। वो सब की सब क्या होते हैं पता है आपको? एडजेक्टिव होते हैं। इसका मैं यूज बताऊंगा आपको आगे आने एग्जाम्पल में, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं इनको। जितने भी कलर होते हैं उनको क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव होते हैं वो सारे के सारे। अब एक बात बताइए, एक और होता है ह्यू। अच्छा, ह्यू का मतलब क्या होता है बताओ? HUE, ह्यू का मतलब होता है कलर, मतलब रंग। ह्यू का मतलब क्या होता है? कलर, रंग कोई बोलते हैं। जैसे मैंने बोला कि ब्लैक टेक्स नो ह्यू, इसका मतलब क्या है? ब्लैक टेक्स नो ह्यू, मतलब जो काला रंग होता है वो काले पर कोई भी रंग नहीं चढ़ता है। ठीक है ना, ब्लैक के ऊपर कुछ भी डाल दो वो रंग नहीं चढ़ेगा। मैंने बोला लव इज फाउंड ऑफ मैनी ह्यूज, मतलब लव जो होता है, प्यार होता है, वो अलग अलग रंगों से मिलकर के बना होता है। लव इज फाउंड ऑफ मैनी ह्यूज। ठीक है, तो
तो मैनी ह्यूज का मतलब क्या हो जाएगा, बहुत सारे अलग अलग रंगों से मिलकर के बना होता है। तो आपके लिए एक नया वर्ड हो गया, इसे आप नोट कर लीजिएगा। ह्यू का मतलब होता है कलर, क्या होता है, रंग से मतलब होता है। अच्छा, एक और मुझे यहाँ पर वर्ड याद आ रहा है, बता देता हूँ आपको। अच्छा ये बताओ, पाइन का मतलब क्या होता है? पाइन का मतलब क्या होता है? पाइन का मतलब आपको पता, ये तो आप पता होगा ना, चीड़ का वृक्ष, चीड़ का पेड़ जिसे हम बोलते हैं, उसे बोलते हैं। लेकिन एक और होता है पाइन का मतलब। पाइन का मतलब होता है तड़फना, कराहना। क्या होता है पाइन का मतलब? तड़फना या फिर कराहना। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि शी इज पाइनिंग फॉर लव, यानी कि वो प्यार के लिए तड़फ रही है। शी इज पाइनिंग फॉर लव, ठीक है ना। आई एम नॉट पाइनिंग फॉर लव, जस्ट आई एम पाइनिंग फॉर एजुकेशन। तो ये क्या हो जाएगा, पाइन का मतलब एक तो वो होता है चीड़ का पेड़, और एक और होता है पाइन का मतलब तड़पना, कराहना, किसी चीज को प्राप्त करने की बहुत ज्यादा इच्छा होना, उसे भी बोलते हैं पाइन। ये आपने अभी पहली बार सुना होगा। सर देखो, ऐसा होता है, अगर ये नाउन हो जाता है तो इसका मतलब होता है चीड़ का पेड़, और अगर ये वर्ब हो जाता है तो इसका मतलब होता है कराहना, या फिर किसी भी चीज को प्राप्त करने की तड़प होना। राइट ना, मैंने बोला यू आर पाइनिंग फॉर एजुकेशन, यू आर पाइनिंग फॉर गेटिंग वेरी गुड रिजल्ट्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप एक अच्छे रिजल्ट के लिए, आप नौकरी के लिए क्या करें, तड़प रहे हैं, ठीक है ना। सी इज पाइनिंग फॉर लव, वो प्यार के लिए तड़प रही है। तो ओवरऑल इस तरह से हम, जैसे मैंने बोला ये भूख से एकदम, ही इज पाइनिंग फ्रॉम हंगर, वो भूख से तड़प रहा है, करहा रहा है। तो पाइनिंग फ्रॉम हंगर। तो मुझे उम्मीद है कि पूरा समझ में आ गया होगा, ज्यादा नहीं। अच्छा यहाँ पर देखो, एक वर्ड और मैंने यहाँ पर लिख लिया है, चलो ये भी बता देता हूं। ये क्या लिख रहा बताओ, देखो पैडागोजी। पैडागोजी का मतलब होता है द आर्ट ऑफ साइंस ऑफ टीचिंग, यानी पढ़ाने की जो कला होती है उसे भी बोलते हैं पैडागोजी, या फिर पढ़ाने का जो कला या फिर टेक्निक्स या फिर आर्ट होती है उसे बोलते हैं। ये पूछा गया है पढ़ाने का। अब देखो यहाँ पर सर, लेकिन हम इसे याद कैसे करेंगे, ट्रिक से बता देता हूँ, क्योंकि ये आपको बहुत जरूरी है, आपको याद भी होना चाहिए। देखिए ये ऐसे याद रखो, पैडा मतलब, पैड मतलब पढ़ना, पढ़ने की बात की जा रही। अब बताओ पढ़ने की बात कौन करेगा? पढ़ना, पढ़ना को बताओ क्या बोलते हैं? पढ़ने की बात कौन करते हैं? टीचर करते हैं ना, गुरुजी करते हैं। अगर आप कोचिंग में जाएंगे या फिर रामसर से पढ़ रहे हैं तो रामसर हमेशा यही बोलते हैं, आप पढ़ो पढ़ो पढ़ो। तो ये क्या हो जाएगा, पेडागोजी मतलब पढ़ो जी, पढ़ो जी मतलब ज्यादा से ज्यादा पढ़ो, तो टीचर बोलता है। तो मतलब याद रखना कि जब टीचिंग से कोई भी आर्ट होती है तो उसे पेडागोजी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या लिख रहा है बताओ, ये क्या है, जियो जी मतलब अब आपको देखो ये लिख रहा है गुरु जी, ऐसा लग रहा है ना, गुरु जी ऐसा थोड़ा। तो ये बच्चे क्या करते हैं वहां पर, जब एक और आता है पैडालॉजी भी आता है, एल भी आ जाता है जी की जगह पर, तो वो पैडालॉजी कुछ होता ही नहीं है, और वो पैडालॉजी वहां पर बच्चे क्या करते हैं, क्लिक कर देते हैं, क्योंकि मैक्सिमम लॉजी से संबंधित होते हैं। जबकि पैडालॉजी कुछ नहीं होता, पैडागोजी होता है। तो पैडागोजी का मतलब द आर्ट ऑफ साइंस ऑफ टीचिंग, ठीक है। अच्छा यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर देखो, सबसे पहले मैं एक चीज और आपका ध्यान केंद्रित करूंगा। अच्छा, रीड, टीच का मतलब क्या होता है, पढ़ाना, और रीड का मतलब क्या होता है बताओ, पढ़ना, और स्टडी का मतलब क्या होता है, पढ़ना, ठीक है। अब देखिए, अब मेरे पास पूरा टाइम है तो इसलिए मैं आपको पूरा का अच्छी तरह से समझाने वाला कोशिश कर रहा हूँ। टीच का मतलब होता है देखो पढ़ाना, जैसे मतलब देयर इज अ पर्सन हु टीचेस, जो पढ़ाता है, मतलब क्या बोलते हैं उसे बताओ, टीचर बोलते हैं। तो जो टीचर होता है वो पढ़ाने वाले से संबंध। अच्छा, रीड और स्टडी में क्या फर्क होता है सर? देखो, रीड का मतलब होता है ऐसे हम किसी भी चीज को पढ़ना जिसका हमारा इंटेंशन ये नहीं कैसे हम परमानेंटली याद करें। आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आप उसे रीड करते हैं, ना कि स्टडी। और जब आप एग्जाम से पहले अगर आप कोई भी क्वेश्चन या फिर कुछ भी अगर आप किताब में पढ़ेंगे तो वो क्या करेंगे, आप रीड नहीं करेंगे, स्टडी करेंगे। स्टडी का मतलब है परमानेंटली किसी भी चीज को पढ़ना, ताकि वो आपके ब्रेन में परमानेंट बन जाए, वो आपके, ठीक है ना। और रीड का मतलब जस्ट टाइम पास के लिए, न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं, राइट ना, या फिर न्यूज जो चैनल्स चलते हैं उनका हेडलाइंस होता है, वो सब क्या होता है, वो सब रीडिंग ही तो होता है, यस और नो। तो बस उनको मैं थोड़ा सा, अब ज्यादा नहीं, फिर होने को तो बहुत और भी, बट इतना सफिशिएंट रहेगा आपके लिए। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, यू विल बी फॉर योर इन एप्टीट्यूड, मतलब आपको क्या इन एप्टीट्यूड के लिए जाना जाएगा। सबसे पहले सर एक क्वेश्चन बनता है, सर इन एप्टीट्यूड क्या होता है? इनको मैंने स्पेशली इसमें ऐड किया है ताकि मैं आपको बता सकूं और आपको जो वर्ड पावर है वो बढ़ सके। बाकी और भी एग्जांपल नॉर्मल भी बना सकता था मैं इसे, ठीक है। बट कॉन्सेप्ट आप सभी के लिए जो है, अगर आपका एग्जाम अच्छा लेवल का एसएससी सीपीओ सीजीएल की, तो बेस्ट रहेगा ये। बट जो भी अगर आपका एग्जाम थोड़ा नॉर्मल लेवल का है तो आप इन कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें। अच्छा देखो, इन एप्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? इन एप्टीट्यूड का मतलब द लैक ऑफ स्किल, जिसके अंदर स्किल की कमी हो, मतलब अयोग्यता। आपको क्या है, इन एप्टीट्यूड के लिए जाना जाएगा, आपके अंदर स्किल की कमी है। अच्छा एक एक देखो, इन एप्टीट्यूड ये पता है आपको क्या है, नाउन है। और अगर मैं इसका एडजेक्टिव की बात करूं तो एडजेक्टिव क्या है बताओ, इनएप्ट। इनएप्ट का मतलब अयोग्यता, अयोग्य, और अयोग्यता मतलब ये हो जाएगा एक एडजेक्टिव। तो ये भी आपको थोड़ा हल्का हल्का
होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा एक और देखो पूछा गया था, बड़े मतलब मज़ेदार था और बच्चे उसे गलत भी करते हैं। अच्छा ये बताओ, ये जो मैं लिख रहा हूँ STAGGER, ठीक है, एक ये होता है और एक होता है STAGER। बताइए इन दोनों में क्या फ़र्क है, पता है आपको? अच्छा ये बताओ, इसको हम क्या बोलेंगे? डबल जी आई मतलब गा, तो इसे बोलते हैं स्टैगर। स्टैगर का मतलब क्या होता है? देखिए स्टैगर का मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ जैसे कि कोई लड़खड़ाता है, मतलब पैर में चोट लगी तो वो लड़खड़ाएगा, वो स्टैगर है। क्या है बताओ? स्टैगर है। और एक जी इसे बोलते हैं स्टैजर, तो एक जी आएगा तो इसे जा, ठीक है, तो ये हो जाएगा स्टैजर। क्लियर, समझ में आ रहा है? स्टेजर का मतलब होता है देयर इज अ पर्सन, मतलब वेटेरन पर्सन जिसे बहुत एक्सपीरियंस्ड है, जिसे अनुभव है, उसे बोलते हैं स्टेजर। बोलिए यस और नो। एक बात हो, ज मतलब जी, और जी किससे लगाते हैं? जो जिसके पास अनुभव हो, राइट ना? तो अनुभव हो जिस व्यक्ति को, उसे बोलते हैं स्टैजर। और ग मतलब डबल जी जिसमें आता है उसका मतलब होता है लड़खड़ाना। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि पूरा समझ में आ रहा होगा। अच्छा हाँ, एक एक और यहाँ पर मुझे याद आ रहा है, वो आप थोड़ा अच्छा ये बताओ, रिवैम्प का मतलब क्या होता है? रिवैम्प, REVEMP, बताइए। रिवैम्प, REVAMP, रिवैम्प का मतलब होता है जैसे रिपेयर करना। क्या करना? रिपेयर करना, मरम्मत करना। ठीक है, अच्छा वैम्प का मतलब क्या होता है फिर? वैम्प से रैम्प, ये रिवैम्प तो हो जाएगा रिपेयर करना, मरम्मत करना किसी भी चीज की, लेकिन वैम्प का मतलब क्या है? मैंने बोला शी इज अ वैम्प, वो क्या है? शी इज अ वैम्प, वो क्या है, कैसी है? खलनायक है, मतलब वैम्प का मतलब होता है खलनायक। ठीक है, तो शी इज अ वैम्प। अच्छा एक चीज और देखो, अगर आप किसी GDF इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो उसमें मेन एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि आप कभी भी जब स्पीकिंग या फिर आप अगर इंग्लिश में अगर आप इंटरव्यू देते हैं, अगर आप कहीं जाने वाले हैं, तो मैं आपको बहुत अच्छी टिप्स दे सकता हूँ। देखो इसमें क्या होता है, SH की साउंड को हमेशा आप श पढ़ें और S की साउंड को आप सा पढ़ें। कभी भी ये याद रखना। वो पता है आपसे क्या बोलेंगे? अच्छा ये बताओ, वो ये लिख देंगे, है ना, आपसे पूछेंगे ये बताओ ये क्या लिख रहा है, आप बोलेंगे सुरेश। लेकिन बहुत से होते हैं, पता है क्या बोलते हैं? इससे मतलब उनका साउंड अगर सही नहीं है, मदर टंग सही नहीं है, तो वो कभी तो इसे शाह पढ़ेंगे और कभी से शाह। तो आपको याद होना चाहिए। एक एग्जाम्पल लिखा, ये लिख रहा है, बताओ इसे क्या? तो बच्चे क्या बोलते हैं? सी, है ना, सी इज माई सिस्टर। लेकिन वो सी नहीं होगा, जबकि होगा क्या? शी। तो बस यही साउंड है। अगर SH आ जाए तो मतलब क्या हो जाएगा? शी, मतलब मतलब वही जो समझ रहे हो, ठीक है ना? तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब मैं आगे बढ़ जाता हूँ और ज़्यादा अब इस पर डिस्कस नहीं करेंगे। तो इन एप्टीट्यूड का मतलब जिसके अंदर एप्टीट्यूड, अच्छा आपने बताया एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं, मतलब वो योग्यता के आधार पर होते हैं, और इन लगा दिया मतलब उसका नेगेटिव हो गया, ठीक है ना, मतलब अयोग्यता। तो यहां पर देखिए बात करते हैं बिल बी। अब आपको पता है कि अगर कभी मॉडल के बाद अगर बी आ जाए तो उसके बाद हमेशा थर्ड फॉर्म यूज की जाती है, क्योंकि वो पैसिव की तरह यूज होता है। तो बताओ थर्ड फॉर्म कौन सी है इसमें? नोन हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो सर अगर यहाँ शैल होता, बिल होता, कैन कोड में माइड लोड बोड लोड कुछ भी हो, मतलब मॉडल हो और उसके बाद अगर बी दे रखा है, तो उसके बाद हमेशा थर्ड फॉर्म यूज किया जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं। अच्छा पैडो पढ़ लो जी, मतलब पढ़ लो मतलब टीचिंग पढ़ लो, ठीक है, बता दिया वो पूरा कॉन्सेप्ट क्या है। ही यूज्ड डैश विद ब्रदर इन हिज हेडे। देखो ये बड़ा मस्त है, इन हिज हेडे का सबसे पहले मतलब क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ, ये बहुत अच्छा है। मतलब ये हो जाएगा कि अच्छा पहले से कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं ना, फिर मैं आपको बहुत और भी एक्स्ट्रा बता दूंगा। देखो सबसे पहले समझो यूज्ड। यूज्ड एक आपको पता है मॉडल होता है। अच्छा यूज्ड एक ऐसा है जो जिसके बाद अगर बर्फ को ऐड किया जाएगा तो वो हमेशा टू प्लस बर्फ की फर्स्ट फॉर्म से ऐड किया जाएगा। ठीक है, अच्छा ये देखो यहाँ पे लग रहा है यूज्ड। अच्छा यूज्ड के बाद जो बर्फ आएगा वो टू प्लस बर्फ की फर्स्ट फॉर्म के साथ आता है, तो इसमें कौन सा है बताओ? ये वाला ऑप्शन पे एकदम यूज्ड टू, आपने पढ़ता होगा। यूज्ड टू का मतलब होता है पुरानी यानी पास्ट की जो भी आपकी हैबिट होती है, अगर आप उन्हें बताना चाहते हैं। जैसे मैंने बोला कि है ना मैं दौड़ा करता था, तो मैं क्या बोलूँगा? आई यूज टू रन। ठीक है ना, मैं पढ़ाया करता था, आई यूज टू टीच। क्लियर हो रहा है, इसमें कोई डाउट आपका नहीं रहना चाहिए। अच्छा सर एक बात हो, ये पास्ट के लिए क्यों है, प्रेजेंट के लिए क्यों नहीं है? अरे मेरे चाचा देख, एक बात बताओ यार, ये यूज है, ये फर्स्ट फॉर्म है, डी लगाने से सेकंड फॉर्म बन जाती है। और अभी मैंने सबसे पहले एग्जांपल में बताया कि सेकंड फॉर्म हमेशा पास्ट को शो करती है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा? पास्ट की हैबिट को बताने के लिए हम यूज्ड टू का यूज करते हैं। क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं? और प्रेजेंट की हैबिट को जैसे हम रोज दौड़ते हैं, राइट ना, तो ये प्रेजेंट इंटरफेक्ट में आ जाएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट। तो यहां पर क्या हो जाएगा? यूज्ड के बाद टू प्लस बर्फ की फर्स्ट फॉर्म आपको लगानी है, हमेशा याद रखना, ये पेपर में आते हैं बार बार। अब हम बात कर लेते हैं, मामला तो इसका है सर, इन हिज हेडे का मतलब क्या होता है? देखो इन हिज हेडे का मतलब होता है जवानी के दिनों में। क्या होता है?
जवानी के दिनों में, जैसे मान लो ही यूज टू फाइट विद ब्रदर, यानी वो अपने जवानी के दिनों में वो अपने भाई से क्या झगड़ा करता था, लड़ाई करता था। तो इन हिज हे डे, उसे याद रखना, हे डे। और एक और बात है, यहाँ पर एक और चीज पूछ जाती है, यहाँ पर डे हमेशा ऑप्शन आएगा, डे, डेज, ऐसे कुछ आएगा, तो बस याद रखना वो सिंगुलर आता है। तो एक तो आपको इतना यहाँ पर याद हो जाएगा। अच्छा, जवानी की बात हो रही है तो थोड़ा जवानी की सी बात कर लेते हैं। अच्छा, एक वर्ड आपने पढ़ा होगा, ये बड़ा अच्छा होता है, मतलब जो क्या बोलते हैं उसे यार, याद नहीं आ रहा है ना। ये बताओ, ये क्या लिख रहा है, ये है मैचो मैन। मैचो मैन का मतलब क्या होता है, जो काफी वायरल, एकदम राइट, हाँ, वायरल हो, स्ट्रांग हो, क्या हो उससे, स्ट्रांग हो, जो बहुत ज्यादा एकदम ताकत वाला हो उसे, ठीक है ना। तो मैचो मैन का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा विराइल हो। अच्छा, विराइल का मतलब क्या होता है, VIRIL। आज तो मजा हो रहा होगा ना, आज काफी सारा सीखने को मिल रहा है। तो विराइल, इसे बोलते हैं विराइल। विराइल का मतलब होता है स्ट्रांग, जो बहुत ज्यादा हट्टा कट्टा, एकदम पट्टा आदमी, क्या बोलते हैं। मैचो मैन का मतलब होता है, मैचो मैन का मतलब पट्टा आदमी, मतलब एकदम स्ट्रांग हो यार, माशाल्लाह क्या बॉडी है, चकाचक वाली, ठीक है। तो विराइल होता है, विराइल का मतलब स्ट्रांग, ठीक है। तो अच्छा, एक यहाँ से एक इसका एडजेक्टिव भी होता है विराइल का, वो भी पूछा गया था, वो होता है विरैलिटी। विरैलिटी, ठीक है। तो विरैलिटी का वो इसका एडजेक्टिव हो जाएगा, जबकि विराइल का मतलब क्या होता है, स्ट्रांग हो जाता है, ठीक। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और देखो, एक चीज और मुझे याद आ रही है। अच्छा, एक बताओ, लाइसेंस की स्पेलिंग क्या होती है, LICENCE, ठीक है। लाइसेंस ये दुनिया जानती है, लेकिन अगर मैं इस सी को अगर एस कर देता हूं अब बताना, वो फिर भी लाइसेंस है। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा सर, LICENSE, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब होता है, लाइसेंस का मतलब होता है फ्रीडम, फ्री करना, मतलब एकदम स्वतंत्र, स्वतंत्र फील करना, उसे बोलते हैं LICENSE। देखो, सी को मैंने चेंज किया एस में, और उसका मतलब भी चेंज हो गया। लाइसेंस का मतलब एकदम फ्रीडम, फ्री करना, मतलब एकदम स्वतंत्र फ्री करना। मान लीजिएगा अभी आप घर पर हैं, कुछ समय के बाद जब आप कोचिंग करने जाएंगे बाहर, किसी अच्छी अच्छी सी सिटी में जाएंगे आप, तो वहां पर क्या करेंगे, आप अलग रहेंगे अपनी मम्मी पापा से, बिल्कुल सेफ रहने वाले हैं। तो सेफ रहने वाले हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एकदम फ्रीडम फील करेंगे आप, स्वतंत्र फील करेंगे, जहां मर्जी आप जाएंगे, कोई रोक टोक है नहीं, यस और नो। तो वो क्या हो जाएगा, अब जब आप बहुत जगह जाएंगे, घूमे फिरेंगे, तो वहां पर जो खर्चे थोड़ा एक्सपेंसिव भी होगा, मतलब क्या हो गया, थोड़ा खर्चा भी होगा। अच्छा, एक और देखो, एक मुझे याद आ रहा है, एक्चुअल में जब हम किसी दोस्त के साथ जाते हैं, मान लीजिए हम मार्केट जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, तो अब दोस्त सामने वाला खर्च कर रहा है, तो अब आपको भी खर्चा करना पड़ेगा, लेकिन आपका मन नहीं है, मतलब खर्चा करने का मन नहीं है, आपने, उन्होंने देखा क्या, उन्होंने 5,000 रुपये खर्च कर दिया, अब आपका मन नहीं है, उन्होंने, आपने सोचा यार इन्होंने 5,000 कर दिए, तो अब मुझे भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा खर्चा जो दिखावटी खर्चा हो, उसे क्या बोलते हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं, देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, देखिए, ऑस्टेंटेशियस ये होता है, ऑस्टेंटेशियस, TIOS, ठीक है। ऑस्टेंटेशियस का मतलब होता है सिर्फ दिखावटी खर्चा, आप चाहते नहीं करना, लेकिन पड़ोसी कर रहा है, मतलब आपकी फ्रेंड कर रही है, तो वो क्या हो जाएगा, आपको भी फिर करना पड़ेगा। अरे यार, मतलब जितना कमा रहे हो तो फिर तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं। तो वो ऑस्टेंटेशियस होता है, मतलब दिखावटी खर्चा जो आप चाहते नहीं है, ठीक है। कॉस्टली वगैरह, वो एक्सपेंसिव, सब उसी में आता है। लाइसेंसियस, ये काफी प्रचलित वर्ड है, मतलब जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, और मतलब किसी का अगर रेप वेप हो जाता है, तो वो क्या होता है, लाइसेंसियस वर्ड वहां पर यूज कर ही दिया जाता है। लाइसेंसियस का मतलब क्या होता है, हिंदी अगर बोलूं तो उसको बोलते हैं अनैतिकता, जिसके अंदर मोरल डिसिप्लिन का कमी होता है, एक स्टैंडर्ड की कमी होती है, मतलब शोइंग कंप्लीट लैक ऑफ मोरल डिसिप्लिन एंड स्टैंडर्ड, उसे बोलते हैं लाइसेंसियस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ इस वर्ड को। मान लीजिए रात हो रही है, रात में 12 बज रहे हैं, और लड़की जो है रात को 12 बजे घर पर आ रही है, तो ये क्या है, अनैतिकता है ना। मतलब अगर हम बात करें, अगर कोई काम नहीं है, मतलब एजुकेशन से संबंधित नहीं है, अगर वो फालतू घूम रही है, फालतू इधर उधर मतलब जा रही आ रही है, रात में 12-1 बजे घर पर वापस हो रही है, मम्मी पापा वेट कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, लाइसेंसियस हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और बताता हूँ, लाइसेंस से मतलब अनैतिकता। अब आप समझ सकते हैं, ज्यादा डीपली नहीं जाऊंगा। जैसे मान ली अगर नाइट में कोई लड़की आ रही है, उसके ऊपर जो गलत कमेंट किए जा रहे हैं, वो सिर्फ एक गलत उद्देश्य के लिए उस पर कमेंट किए जा रहे हैं, मतलब बहुत गंदे गंदे, उससे वो भी क्या हो जाएगा, अनैतिकता हो जाएगा। आपका जो डिसिप्लिन है, वो स्टैंडर्ड है, वो एकदम लैक ऑफ कंप्लीटली लैक ऑफ डिसिप्लिन है, तो बस उसे बोलते हैं लाइसेंसियस, ठीक है। वो लाइसेंस से रिलेटेड था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। चलिए, अब हम आगे बात कर लेते हैं, आगे बहुत अच्छा, और मैं आपको पूरा डीपली बताऊंगा। दिस मूवी इज वर्थ ऑल द पेन एंड, अब आपको एक खाली जगह दे रखी है, इसमें बताना क्या आएगा, द पेन एंड स्वेट होता है वो, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, जैसे मैंने बोला, ये जो मूवी है वो एकदम पैसा वसूल है, ये सुनो, आपने ये वर्ड सुना होगा पैसा वसूल, लेकिन इंग्लिश नहीं, शायद शायद नहीं सुना होगा यार, बहुत बड़ा इंग्लिश होता है ना। अच्छा, वर्थ ऑल द पेन एंड स्वेट,
मतलब क्या होता है, वर्थ का मतलब होता है जो कीमत है उसकी, वही है। पेन का मतलब जो पेन होता है, और स्वेट का मतलब पसीना, मतलब पसीना भी हमने राइट ना बहाया, पेन भी हुआ। तो जब पसीना और पेन इस सबका हमको कुछ ना कुछ मिला, उसे बोलते हैं पैसा वसूल। तो मतलब होता है वर्थ ऑल द पेन एंड स्वेट होता है। तो देखो स्ट्रगल, हार्ड वर्किंग, स्वेट होता है। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्वेट, ऑल द पेन एंड स्वेट, ये आप याद कर लीजिएगा। अच्छा एक और देखो, एट द एंड ऑफ, ये भी आप याद रख लेना, ये पूछा गया था, मुझे एग्जांपल तो थोड़ा भी लिख नहीं पाया हूँ, बट याद रखना एट द एंड ऑफ, ठीक है, ये याद रखना। तो ये आपको उम्मीद है कि याद हो जाएगा, स्वेट वहां पर आता है, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ का मतलब क्या होता है, के अंत में। तो द एट द एंड ऑफ आता है, वहां पर ऑन वगैरह नहीं आता। क्वेश्चन बचा है, यू गेव मी एन इन्फॉर्मेशन, क्या ये जो दे रखा है वो बिल्कुल सही है? नहीं सर, बिल्कुल सही नहीं है। सर क्यों सही नहीं है? देखो सबसे पहले मैं आपको समझा दूं, ये जो इन्फॉर्मेशन होता है वो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होता है। जब सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन कोई चीज होता है तो उससे पहले ए एन कभी भी यूज नहीं किया जाता। सर कैसे बताना, जैसे मैंने बोला, जैसे आप बताइए, ए वाटर आप कह सकते हैं क्या? एक पानी। क्या बोल सकते हैं? ए मिल्क, एक दूध है, दो मिल्क, दो दूध, दो मिल्क, टू मिल्क, थ्री मिल्क, नहीं। ये अनकाउंटेबल चीज होती है। जब अनकाउंटेबल चीज होती है तो ऐसे केस में हम उनसे पहले कभी भी ए या फिर एन नहीं ले। ये दो तीन है, इन्हें आप याद कर लेना। जैसे मान लो फर्नीचर होता है ना, फर्नीचर है, एडवाइस है, इंफॉर्मेशन है, ये बार बार पूछते हैं। लगेज, बैगेज, परसेंटेज, पोएट्री, ये और क्या है यार, नॉलेज है ना, नॉलेज भी उसी में आता है। सीनरी भी कई बार पूछा गया है, तो सीनरी वगैरह ये सब एक तरह से इंफॉर्मेशन है, तो वो इंफॉर्मेशन में ही यूज किया जाएगा। लेकिन आपका एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है, सर अगर मैं ये बात बोलूं कि अरे तुमने मुझे एक इन्फॉर्मेशन दी, अब एक इन्फॉर्मेशन, दो इन्फॉर्मेशन हो तो सकती है ना। तो अगर एक इन्फॉर्मेशन, तो आप ऐसे कंडीशन में जो भी वर्ड मैंने बताया, फर्नीचर, एडवाइस, न्यू इन्फॉर्मेशन है ना, एंड अगर हम बात करें सीनरी, तो ऐसे केस में आप अ पीस लगा दो। क्या लगा दो? अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, अ पीस ऑफ वर्क, राइट ना। तो ये आपको याद रखना है, जैसे एन आइटम ऑफ फर्नीचर। तो अगर आप ऐसे करेंगे, अगर ये प्लूरल बनाना है तो अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन का प्लूरल क्या हो जाएगा? पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। मतलब अ पीस ऑफ वर्क, एक काम, जैसे तुमने मुझे एक काम दिया, तो मैं क्या बोलूंगा? यू गेव मी ए वर्क, गलत। अ पीस ऑफ वर्क, ये बिल्कुल सही। तुमने मुझे बहुत सारा काम दिया, यू गेव मी राइट पीसेस ऑफ वर्क। तो इस तरह से अगर आप इसे करेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। आई होप ये पूरा वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट में आप, अगर ये वीडियो बहुत अच्छा लगता है और पूरी जानकारी अगर आपके हर एग्जाम के लिए कंफर्टेबल है, तो आप इसे एक लाइक जरूर दें और मोटिवेट करें मुझे, और कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी, राम सर की टीचिंग स्किल कैसी है। अगर इसमें कोई कमी है तो वो भी आपको बता दिया जाएगा, कि ऐसा तो लैक ऑफ स्किल हो, ठीक है। जरूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाली हर एक एग्जाम के लिए वीडियो मैं आपको बता सकूं। थैंक यू सो मच।